आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 और 2025 का पेपर। और पेपर विषय कौन सा है? विषय फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र। तो आज हम इस पेपर के बारे में पूरी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इस प्रश्न पत्र से कौन सा प्रश्न आ सकता है जो अभी 2026 की परीक्षा में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं पेपर का प्रारूप कैसा है पेपर। तो पेपर का जो है पेजों की संख्या 8 है और मैक्सिमम मार्क 70 नंबर का है, यानी 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता है। फिर क्या दिया है? सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। उसमें से 1 से 5 तक 28 ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रत्येक में एक एक अंक होंगे। फिर इसके बाद में क्या दिया है? 6 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न में 2-2 अंक है। और फिर इसके बाद में 13 से 16 तक 3-3 अंक और 16 से 20 तक 4-4 अंक। इस प्रकार से जो है प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। और प्रश्न क्रमांक 6 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। आंतरिक विकल्प यानी अथवा में प्रश्न दिए हुए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से एक बार स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो मेरा वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। और यदि आपको लगता है कि आपके कंटेंट आपके काम का कोई मैं आपको कंटेंट दे पा रहा हूँ या आपके समस्या का समाधान कर पा रहा हूँ तो बिल्कुल ही आप मेरे चैनल को जो है अपने या मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ जाएंगे और फिर हम एक एक प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। तो हम देखेंगे 2022 से लेकर, कोशिश मैं करूंगा 2020 से लेकर हम 2025 तक सारे प्रश्न पत्र हल कर लें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में हमने देखा अभी प्रश्न का प्रारूप कैसा रहेगा प्रश्न पत्र का। तो हमारे सामने है विकल्प, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला सही विकल्प में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी द्विवर्षीय फसल है? तो द्विवर्षीय फसल यहाँ पर जो है गोभी की फसल एक द्विवर्षीय फसल है। और यहाँ पर जो चारों फसलें दी है उनका वैज्ञानिक नाम भी लिख दिया हूं मैंने। धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा, गुणसूत्र की संख्या 24। फिर गोभी का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंपेट्रिस, गुणसूत्र की संख्या 18। फिर मटर का पाइसम सटाइवा मेल और गुणसूत्र की संख्या 14। सरसों का ब्रेसिका स्पीसीज 2n बराबर 18। तो ऐसा ये प्रश्न में भी आ सकता है कि इन फसलों का गुणसूत्र बताइए। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा में क्या दिया है। मृदा के मुख्य रूप से कितने अवयव होते हैं? तो मृदा के मुख्य रूप से 4 अवयव होते हैं। पहला कार्बनिक, दूसरा खनिज, तीसरा जल और चौथा वायु। इनकी मात्रा कितनी होती है? कार्बन की मात्रा मृदा में 5% होती है, खनिज पदार्थ की मात्रा 45 होती है, जल की मात्रा 25 और वायु की मात्रा भी 25 होती है। तो इस तरह से हम इनको बांट सकते हैं। फिर क्या दिया है? अगला प्रश्न हमारे सामने जो है वो क्या दिया हुआ है? मृदा क्षरण प्रक्रिया है। तो मृदा क्षरण एक भौतिक प्रक्रिया है। भौतिक प्रक्रिया जैसे मृदा का क्षरण सबसे ज्यादा वर्षा के द्वारा होता है, फिर वायु के द्वारा होता है और फिर जीव जंतु के द्वारा होता है। फिर अगला प्रश्न क्या दिया हमारे सामने? बरसीम किस कुल का पौधा है? तो बरसीम एक चारा वाली फसल है जो रबी की फसल है और ये लेगुमिनेसी कुल का पौधा है। और यदि बरसीम का हम वैज्ञानिक नाम देखें तो ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम, गुणसूत्र की संख्या 16 होती है और इसका उत्पत्ति स्थान इजिप्ट है। इजिप्ट मिस्र में पड़ता है। अब अगला प्रश्न क्या दिया है? गृह वाटिका में फल वृक्षों की किस दिशा में लगाते हैं? गृह वाटिका का मतलब वो होता है, इसकी परिभाषा इस तरह से होगी, गृह वाटिका वह उद्यान होता है जो घर के आसपास जो खाली स्थान रहता है वहां पर फलों की या सब्जियों की खेती करना गृह वाटिका कहलाता है। तो गृह वाटिका के जो लगाने की दिशा जो होती है सबसे अच्छी दक्षिण दिशा होती है। फिर इसके बाद में अगला जो प्रश्न है और विकल्प का लास्ट प्रश्न है और वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी मधुमेह एवं गठिया के रोगों के लिए लाभप्रद है? तो गठिया एवं मधुमेह रोगों के लिए सबसे अच्छी सब्जी है करेला। करेला को बिटर गार्ड भी बोलते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? करेला का मोमोडिका चेरेंसिया। मैंने चारों का वैज्ञानिक नाम दिया हूं यहाँ पर। केला का वैज्ञानिक नाम मूसा सेपियंटम, पपीता का केरी का पपाया और गुणसूत्र की संख्या इनके पीछे दी हुई है। करेला का मोमोडिका चेरेंसिया 22 गुणसूत्र की संख्या और काशी फल 40। तो इस तरह से हमने सही विकल्प देखे। अब अगला देखने वाले हैं हम क्या पूछा है कि दलहनी फसल लगाने से
यानी रिक्त स्थान देख रहे हैं अभी। अब हमारा सेकंड प्रश्न क्या है, रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में पहला प्रश्न क्या पूछा है, दलहनी फसल लगाने से खालिस्तान उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो दलहनी फसल लगाने से जो हम भूमि में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक देते हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि दलहनी फसल में रहने वाले जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु वो नाइट्रोजन की पूर्ति कर देते हैं, वातावरण से नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं और भूमि में छोड़ देते हैं। तो इस हिसाब से नाइट्रोजन की आवश्यकता कम पड़ती है। फिर दूसरा क्या पूछा है, और यदि हम देखें तो नाइट्रोजन देखें तो यूरिया में 40% नाइट्रोजन होती है। फिर क्या दिया है, कपास के लिए खालिस्तान मिट्टी उपयुक्त होती है। तो कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है क्योंकि इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है। फिर क्या पूछा है, गन्ना बोने के यंत्र को गन्ना प्लांटर कहते हैं और गन्ने का वैज्ञानिक नाम है सैकरम ऑफिसिनेरा मेल और गुणसूत्र की संख्या 80 है और उत्पत्ति स्थान न्यू गिनी है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन, और मीथेन का सूत्र है CH4 और इसे मास गैस के नाम से भी जाना जाता है और यह जो गैस है कीचल से भी निकलती है। फिर इसके बाद में जल में पौधे उगाने की क्रिया हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है, यह एक वैज्ञानिक विधि है। फिर अलसी का वनस्पतिक नाम है, अलसी का वनस्पतिक नाम लाइनम यूसेटेटिसियम और इसमें गुणसूत्री की संख्या 30 होती है और एक्स हम देखें तो 15 और ओरिजिन इसका भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। तो अभी हमने देखी है खालिस्तान। अब देखने वाले हम सत्तासत। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो और मैं जो आपको समझाता हूँ समझ में आता हो तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत मेरे चैनल को आज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे मैं बहुत सारे वीडियो आपको देने वाला हूँ और सबसे ज़्यादा पेपर ही समझाने वाला हूँ, क्योंकि जो पेपर में जो प्रश्न आए हैं उन्हीं के बारे में हम चर्चा ज़्यादा करने वाले हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी प्रश्न आपका यहाँ से छूटेगा नहीं और बाहर से आएगा नहीं। केवल आप मेरे वीडियो और मेरे चैनल से जुड़ जाइए। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक तो जरूर बनता है, आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, लाइक तो कर दिए लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे एक ऊर्जा मिलेगी और मैं मन और मेहनत से मन लगाकर मेहनत करते रहूँगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सत्तासत में। सत्तासत में हमसे क्या पूछा है, पहले सत्तासत में क्या दिया है कि शुद्ध फसल की तुलना में सहखेती से अधिक उपज मिलती है। बिल्कुल सही बात है। यदि आप शुद्ध फसल लगाते हो और आप उसके साथ में कोई दूसरी फसल भी लगा देते हो तो शुद्ध फसल से लाभ तो मिलता ही है, साथ में जो दूसरी फसल आपने लगाए हो उससे भी उत्पादन मिलता है। तो ऐसे में क्या है, और ज्यादा लाभ हो जाता है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न क्या दिया हमारा कि प्याज की जड़ खाने के काम आती है। बिल्कुल गलत, प्याज की जड़ नहीं खाई जाती है, प्याज का बल्ब खाया जाता है। आप कंद बोल सकते हो, प्याज का बल्ब खाया जाता है या तो कंद, जड़ मूली और गाजर की खाई जाती है। और यदि प्याज का हम वैज्ञानिक नाम देखें तो एलियम सेफा होता है और गुणसूत्र की संख्या 2n बराबर 18 होता है और प्याज का उत्पत्ति स्थान भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है। और भी बहुत सारी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में जब प्याज के बारे में आएगा तब बताऊंगा। फिर क्या दिया है, मिर्च में तीखापन कैप्साइसिन के कारण होता है। बिल्कुल जी हाँ, मिर्च में तीखापन कैप्साइसिन के कारण होता है, ये बात सत्य है। और मिर्च का यदि हम वैज्ञानिक नाम देखें तो मिर्च दो प्रकार की होती है, एक सब्जी वाली और एक होती है मसाले वाली। तो मसाले वाली मिर्च का वैज्ञानिक नाम है कैप्सिकम एनम और सब्जी वाली जिसे आप शिमला मिर्च बोलते हैं उसका वैज्ञानिक नाम है कैप्सिकम फ्रूटेंस। और इन दोनों में गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो 24 होती है। और फिर इसके बाद में यदि हम देखें तो मिर्च में और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं। फिर हमसे केवल यहाँ तीखापन पूछा था तो वो हमने कंप्लीट किए। फिर क्या दिया, मेथी का जन्म स्थान भारत माना जाता है। ये बिल्कुल असत्य है, मेथी का जन्म स्थान भूमध्य सागरीय क्षेत्र माना जाता है और यदि हम देखें तो साउथ ईस्ट यूरोप भी इसका माना जाता है। फिर क्या दिया है, देश का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर में खोला गया था। ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर इसके बाद में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भोपाल में स्थित है। बिल्कुल गलत, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र जो है इंदौर में स्थित है और भोपाल में ऐसा कोई अनुसंधान केंद्र स्थित नहीं है। केवल हाँ है भारतीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। भारतीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, भोपाल में है। तो ये हमने देखे सत्य असत्य। तो इस पेपर का हम चौथा प्रश्न देखने वाले हैं और चौथा प्रश्न में क्या दिया हुआ है, सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में हमारे सामने सही जोड़ी है, हमें बिल्कुल ठीक से मिलाना है क्योंकि सही जोड़ी में यदि हमें थोड़ा सा भी नॉलेज हो तो अनुमान, यदि आपको याद नहीं है तो अनुमान से भी आप ठीक कर सकते हो। इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है। केवल आपको 3 सही जोड़ी पता हो तो 2 बिल्कुल निश्चित ही सही हो जाती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे हल करना है। कि जैसे रंजक फसल है तो रंजक फसल ऐसी हो सकती है जिससे रंग निकलता हो। तो रंग किससे निकलता है, नील से।
मृदा में जीवांश की मात्रा आपको हमने पहले ही बता दिए थे कि मृदा के 4 घटक होते हैं। पहले तो कार्बनिक पदार्थ, फिर खनिज लवण, फिर जल और फिर वायु। तो मृदा में जीवांश होता है 5%, तो यह भी एक अवयव है। और खनिज होता है 45%। जल संवर्धन कार्यक्रम जो इस प्रारंभ किया गया था 1995 में किया गया था। फिर गाजर का वैज्ञानिक नाम हमसे पूछा है, तो गाजर का वैज्ञानिक नाम है डॉकस कैरोटा और इसमें गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है 18 और यह अम्ब्रेलिफेरी कुल का एक सदस्य है और यह इसकी जड़ खाई जाती है। अब इसके बाद मूली के बारे में पूछा है, तो मूली का वैज्ञानिक नाम है रेफिनस सटाइवस और गुणसूत्र की संख्या 18 होती है। कितनी होती है गुणसूत्र की संख्या? 18 होती है और इसकी भी जड़ खाई जाती है और मूली भी जो है बहुत फायदेमंद होती है। अब हम देखने वाले हैं जो विकल्प वाले पोर्शन का अंतिम प्रश्न 5वां, और 5वां में क्या देखने वाले हैं? एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में उत्तर आपको थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आप ध्यान से समझिए कि ये किस अध्याय का हो सकता है, उस हिसाब से आपको ध्यान से समझना है। और यदि आपको समझने का तरीका नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं बिल्कुल एक एक आपको तरीके बताऊंगा कि किस तरह से विकल्प को हल किया जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में उत्तर में हमारे सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है और क्या पूछा है कि परत क्षरण का मुख्य कारण क्या है? परत क्षरण यानी मिट्टी की ऊपरी परत के कण का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना कोई भी माध्यम के द्वारा, विशेषकर मेन माध्यम में वर्षा ऋतु का पानी जो है सबसे ज्यादा परत ऋतु के क्षरण के लिए हकदार होता है। मतलब सबसे ज्यादा जो है वर्षा से ही मिट्टी की ऊपरी परत का नुकसान होता है पानी के माध्यम से। अब इसके बारे में क्या दिया है? बीज की बुआई हेतु कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? ऐसे तो बीज की बुआई के लिए सीड ड्रिल उपयोग होता है ना। सीड ड्रिल अब कई तरह की आती है, फर्टी सीड ड्रिल है और बहुत सारी सीड ड्रिल आती है, तो आप केवल एक सीड ड्रिल याद रखिए। रेहट यंत्र किसके द्वारा चलाया जाता है? तो रेहट यंत्र जो है पशु चालित एक यंत्र होता है, 2 बैलों की सहायता से यह चलाया जाता है और यह जो है नीचे कुआं से या छोटे छोटे झीलों से पानी ऊपर उठाने के लिए काम आता है। तो रेहट एक पशु चालित यंत्र है, 2 बैलों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। अब हमसे क्या पूछा था कि गेहूं की बुआई का उपयोग समय क्या है? तो बिल्कुल निश्चित ही है, जो है गेहूं की बुआई का उपयोग समय आपको बहुत अच्छे से पता होगा और यह खाद्यान्न की मुख्य फसल है जिसके दाने से रोटी बनाकर खाया जाता है। और इससे बाद में फिर आती है जो धान आती है खाने के रूप में। ऐसे तो एशिया की नंबर 1 की फसल धान है, उसके बाद गेहूं है। तो चलिए हम देखते हैं कि गेहूं की बुआई का उपयोग समय है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। ये बहुत अच्छा समय होता है। यदि आप इस समय में गेहूं की बुआई करते हो तो गेहूं की पैदावार बहुत अच्छी मिलती है और मौसम भी बहुत अच्छा अनुकूल होता है। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग जो है लेट बुआई करते हैं, तो आप कर सकते हो बिल्कुल 15 नवंबर तक आप इसकी बुआई। 15 नवंबर तो एक एग्जैक्ट टाइम है, लेकिन आप इसकी जो है 1 दिसंबर तक बुआई कर सकते हो। यदि आप दिसंबर के बाद गेहूं को बोते हो तो बिल्कुल उत्पादन में कमी आती है। तो आप बिल्कुल ये समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर बोइए, बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। अब क्या पूछा है? मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय JNKVB यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1964 में हुई थी और यह मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है। इसके बाद 2008 में ग्वालियर की यूनिवर्सिटी थी, सिंधिया देवी राज्य विराजे, ये 2008 की यूनिवर्सिटी थी। तो इन्हीं के द्वारा बहुत सारे कॉलेज मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे हैं, जहां से पीएटी के माध्यम से बच्चों का एडमिशन होता है। तो मैं आपको पीएटी की बात यदि निकली है तो मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना बता देता हूं कि जैसे ही हमारे पेपर खत्म होते हैं तो जस्ट हम पीएटी, BHU, ICR, CPAT इनकी क्लास बिल्कुल यूट्यूब में मैं चालू करने वाला हूं। तो यदि आपको इसकी भी तैयारी करना हो तो बिल्कुल आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको एक एक जानकारी और बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको पूरा जो है कंटेंट अवेलेबल कराऊंगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिए 5वां प्रश्न जो एक शब्द में उत्तर। अब हम आ जाते हैं प्रश्न उत्तर में, और प्रश्न उत्तर में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हो जाते हैं। मैंने एक एक प्रश्न का आंसर सहित कवर किया हूं, तो आप बिल्कुल ध्यान से समझें और ध्यान से देखें, आप निश्चित ही आपको इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। तो चलिए पहला प्रश्न क्या दिया है कि कृषि की परिभाषा लिखिए।
पहला प्रश्न क्या दिया है, कृषि की परिभाषा लिखिए। ये 2 नंबर का प्रश्न है। तो कृषि की परिभाषा कुछ इस तरह से होगी कि ऐसे तो कृषि एक आय का साधन है, जिससे कि यहाँ फसल लगाकर पशुपालन करके लोग अपनी जीविका चलाते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हो। लेकिन एक व्यवस्थित परिभाषा क्या होनी चाहिए, तो वो इस तरह से होनी चाहिए कि कृषि वह उद्यम है जो मानव की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। और तो इस हिसाब से देखा जाए तो कृषि भी 2 प्रकार की होती है। तो पहली होती है पारंपरिक कृषि और दूसरा होता है टिकाऊ कृषि। पारंपरिक कृषि जो गांव में किसान भाइयों अपनाते हैं, और टिकाऊ कृषि मतलब वो कृषि होती है कि इसमें ऐसी कृषि की पद्धति अपनाई जाती है जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे। ऐसी खेती करना टिकाऊ खेती कहलाता है। और टिकाऊ खेती बहुत अभी के समय में टिकाऊ खेती पर ही ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, क्योंकि लगातार लोग केमिकल का उपयोग करके भूमि को बंजर बनाने के लिए लगे हुए हैं। तो इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे कि भूमि कैसे बंजर हो रही है, लेकिन इससे पहले हम पेपर को पूरा हल कर लेते हैं, क्योंकि अभी परीक्षा का समय चल रहा है। अब दूसरा प्रश्न क्या पूछा था, देखिए, झूमिंग खेती किसे कहते हैं या बदलती खेती किसे कहते हैं, या इंग्लिश में से शिफ्टिंग कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्चर बोलते हैं। हाँ, लेकिन एक विशेष सूचना ये है कि ये भारत के पूर्वी राज्यों में जहां अपनाई जाती है, जहां पर जंगल बहुत ज्यादा है, वहां पर किसान क्या काम करते हैं कि जंगली जमीन को जो है पेड़ की कटाई करके और फिर वहां खेती करना प्रारंभ कर देते हैं। 2-3 साल फसलों को उगाते हैं और भूमि की उर्वर शक्ति कम हो जाती है, तो फसल का उत्पादन घटने लगता है। तो वो क्या काम करते हैं, उस स्थान को छोड़कर फिर दूसरे स्थान को काटकर फिर से वहां खेती करना चालू कर देते हैं। तो ऐसे करते 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 वो है बहुत सारा जंगल को काट काट के नष्ट कर देते हैं। तो ऐसी खेती करना बदलती खेती, झूमिंग खेती या शिफ्टिंग कल्चर कहलाता है। अब परिभाषा में क्या दिया है, झूमिंग या स्थानांतरण खेती वह खेती जिसमें किसी स्थान विशेष की उर्वरा शक्ति कम हो जाने पर मनुष्य किसी दूसरे स्थान पर जंगलों को साफ करके खेती करने लगता है, झूमिंग खेती कहलाता है। तो आप, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि झूमिंग खेती क्या होती है। अब हम देखने वाले हैं अगला सातवां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन में क्या है, हमारे सामने क्या पूछा है, विशिष्ट खेती के 2 लाभ लिखिए। विशिष्ट खेती को स्पेशलाइज्ड फार्मिंग भी बोलते हैं। अब 2 लाभ क्या है, देखो यहां से हमें क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर दिया है। विशिष्ट खेती का भूमि का उत्तम उपयोग हो जाता है, हमेशा रोजगार मिलता है, कम क्षेत्रफल होने पर अधिक लाभ कमाया जाता है। ये झूमिंग खेती के क्या है, ये विशिष्ट खेती के लाभ है। किसके लाभ हैं, विशिष्ट खेती के लाभ है। यदि आपको परिभाषा समझना हो तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं आपको परिभाषा भी समझा दूंगा। फिर इसके बाद में दूसरा क्या दिया है, खेती की प्रणालियों के नाम लिखिए। ऐसी तो खेती की बहुत सारी प्रणाली होती है, लेकिन हमें केवल 4 प्रणाली पूछा है, तो 4 प्रणाली हम देख लेते हैं। प्रणालियों के नाम, पहला क्या है, व्यक्तिगत खेती, दूसरा क्या है, सामूहिक खेती, सहकारी खेती, पूंजीवादी खेती, और खेती के और बहुत सारे प्रकार होते हैं। फिर 8वां प्रश्न में क्या पूछा है, सामान्य खेती के 2 लाभ लिखिए। सामान्य खेती मतलब ऐसी खेती जो कृषक अपने जीविका चलाने के लिए जो है करता है, उसे हम सामान्य खेती कहते हैं। इसमें ज्यादा उर्वरक और फर्टिलाइजर का उपयोग या कृषि यंत्र का नहीं किया जाता है, केवल जीविका चलाने के लिए खेती की जाती है। तो सामान्य खेती में देखते हैं हम क्या है, सामान्य खेती में भूमि का उत्तम उपयोग होता है, श्रमिकों की दक्षता एवं क्षमता में वृद्धि होती है। तो हमसे 2 पूछा था, हम एक और अपने मन से जोड़ देते हैं कि समान खेती से कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और समान खेती से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। ऐसे आप 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं यदि बड़ा क्वेश्चन आता है तो। अब हमसे 8वां के अथवा में क्या दिया है, शुष्क खेती में फसलों के असफल होने के कारण लिखिए। शुष्क खेती मतलब ऐसी खेती जहां की वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, वहां की जाने वाली खेती शुष्क खेती कहलाती है। अब शुष्क खेती में क्या समस्या आती है, देखिए पहली समस्या तो है नमी का संरक्षण, और दूसरा क्या है, खरपतवार नियंत्रण, तीसरा क्या है, कम पानी चाहने वाली किस्मों को बोना चाहिए। तो हम इस तरह से हम वहां की खेती को सफल बना सकते हैं। अब इसके बाद में हमारे सामने जो है 9वां प्रश्न है, और 9वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और ये आपको कई बार पढ़ने को भी मिला होगा। क्या पूछा, देखो रिले क्रॉपिंग किसे कहते हैं। जैसे आपने देखे होगा कि पटरी में कैसे एक के बाद एक ट्रेन आगे पीछे चलती रहती है, बिल्कुल रुकती नहीं है, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट का अंतर रहता है, तो वो एक के बाद एक चलती रहती है। ऐसे ही ऐसी प्रणाली है जिसमें एक फसल कटती है
कटने से पहले ही दूसरी फसल उसमें बो दी जाती है। ऐसे क्रम चलते रहता है, मतलब जमीन को खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो देखिए क्या है, एक ही वर्ष में किसी खेत में 3 अथवा 4 फसलें इस प्रकार लगाने की विधि जिसमें फसल के कटने के पहले ही बाद वाली फसल बो दी जाती है, रिले क्रॉपिंग कहलाती है। अब रिले क्रॉपिंग का देख लीजिए उदाहरण क्या है। मक्का के बाद आपने जस्ट 3 महीने बाद आलू लगा दिए, आलू लगाया आपने 60 दिन वाला कच्चा आलू, फिर इसके बाद में आपने आलू जैसे खोदे प्याज लगा दिए, और प्याज के बाद में आपने जो है ये भिंडी लगा दिए। तो इस तरह से जो है जमीन को बिल्कुल राहत नहीं मिलती है, खेत खाली नहीं रहते हैं और ये क्रम चलते रहता है। फिर इसके बाद में अथवा में क्या दिया है, बहुफसली खेती के 2 लाभ लिखिए। बहुफसली खेती क्या होती है तो समझ लीजिए, बहुफसली खेती का मतलब होता है कि एक खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना बहुफसली खेती कहलाती है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, एक वर्ष में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना ताकि शस्य संघनता बढ़ जाए, बहुफसली खेती कहलाती है। शस्य संघनता यानी कि लाभ बढ़ जाए, उत्पादन बढ़ जाए, ऐसी खेती बहुफसली खेती कहलाती है। तो अब हम देखने वाले हैं 10वां प्रश्न, और 10वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर की दृष्टि से, क्योंकि ये इस विषय का बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो देखिए क्या पूछा है कि मृदा रंध्रकाश की परिभाषा लिखिए। अब यदि मैं सीधे तौर में आपसे कहूं कि मृदा रंध्रकाश की हम बात करें तो मिट्टी में 4 अवयव होते हैं। तो 4 अवयव में 5% तो कार्बन होता है, 45% खनिज होता है, 25% वायु होती है और 25% पानी होता है। तो ये जो वायु वाला जो खाली स्थान है उसे मृदा रंध्रकाश कहते हैं, जो एकदम खाली रहता है और वहीं पर ही मृदा में ऑक्सीजन होती है, और वही ऑक्सीजन को पेड़ पौधे क्या करते हैं, जड़ों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो चलिए परिभाषा क्या होगी। मृदा संरचना में मृदा कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान को रंध्रकाश कहते हैं। बहुत सटीक और सीधी परिभाषा मैंने समझाने का आपको प्रयास किया हूं, और यदि आपको समझ में आया होगा तो बिल्कुल एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। फिर इसके बाद में क्या दिया है, अथवा में क्या दिया है, मृदा कणों को आकार अनुसार मिट्टी का वर्गीकरण कीजिए। मृदा कण कैसे बनावट दिखाते हैं उसके आधार पर हम मिट्टी का यदि वर्गीकरण देखें तो क्या होता है, स्तरीय कर्णकार होता है, पिज्मदार होते हैं, ठोस होते हैं, गोलीय होते हैं और दानेदार होते हैं। तो ये जो होती है मृदा के कर्णकार जो व्यवस्था है, यानी कि मृदा की जो बनावट की व्यवस्था है उस अनुसार से वर्गीकरण किया गया है। तो बस आज का वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट जब आएगा तो बाकी के जो प्रश्न बचे हुए हैं, और कुछ 2 नंबर के हैं, 3 नंबर और 4 नंबर के, तो उसको हम अगले वीडियो में बिल्कुल कवर करने वाले हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो, मेरा कंटेंट आपको फायदेमंद लगता हो, तो प्लीज़ 11वीं वालों से निवेदन है कि वो मेरे वीडियो को जो है एकदम शेयर कर दें सभी लोगों को, और फिर इसके बाद में यदि आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं ऐसे कंटेंट बिल्कुल आपको अवेलेबल कराते रहूँगा मेरे चैनल पे, और सारे विषय के मैं एग्ज़ाम पेपर डालने वाला हूँ लगातार 2020 से लेके 25 तक। तो आप बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़ जाइए, और आशा करता हूँ कि आपके सारे प्रश्नों का आंसर मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊँ। तो यदि आप मेरे वीडियो देखते हो तो मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।